ये तो हम लेंगे बाबू, ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग का क्लियर नहीं, हम कर देंगे 1 मिनट में। इसके अलावा 4-5 गो इसको देखने के बाद मत भूलिएगा, 4-5 गो हम ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा जो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है वो बता देंगे, ठीक है। और एक वीडियो में हम भेजे हैं सर डर्ट का फुल फॉर्म, वो आखिरी में भेजे हैं। अब जो आखिरी तक वीडियो देखेगा तो उसको कहां से मिलेगा, ठीक है। डिग्री 1 गेसिमाइन पूरा लंबा डेफिनेशन, कहा लंबा डेफिनेशन जी, कुछ नहीं, 3 गो बात बोला है। आप 2 बात को तो मोटा मोटी समझ ले, तीसरा बात समझता ही नहीं आदमी। 3 गो क्राइटेरिया दिया इसको डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट डिग्री गैसी सिम, डिग्री 1 गैसी सिम बोलिए या फर्स्ट डिग्री गैसी सिम बोलिए, बात एक ही। डिग्री 2 गैसी सिम या गैसी सिम ऑफ द सेकंड डिग्री बोलिए, एक ही बात है। डिग्री 3 गैसी सिम बोलिए या गैसी सिम ऑफ द थर्ड डिग्री बोलिए, एक ही बात। इस डिग्री 1 गैसीमाइन को डिफाइन करने के लिए 3 क्राइटेरिया है, इसको डिफाइन करने के लिए 2 क्राइटेरिया, और डिग्री 3 को डिफाइन करने के लिए 1 क्राइटेरिया। तो यहाँ 3 याद रखना, यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ सबसे ज्यादा खतरा यहाँ है, उससे कम खतरा यहाँ, और इसमें बहुत कम खतरा है, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है उसका तो 1 पॉइंट बताया, 1 पैरामीटर बोला, और उसमें थोड़ा बीच वाला खतरा है उसमें 2 पॉइंट बोला, और जिसमें खतरा है उसमें 3 पॉइंट बोल दिया, ठीक है। अब क्या है डिग्री 1 गैसीमाइन किसको बोलते हैं, पहले समझ लीजिए, तब हम अंग्रेजी में बकर बकर करेंगे, ठीक है। यानी तो बुझाएगा नहीं, हिंदी में समझिए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स मैक्सिमम हिंदी साइडर है, और जो नहीं है वो भी कोशिश कीजिए समझने की बात। डिग्री 1 गैसी सिम ऐसे कोलसिम को हम कहेंगे यदि वहां पे इनफर्नल गैस नहीं मिलता होगा, तो भी क्या बोलेंगे, डिग्री 1 गैसीमाइन बोलेंगे। कोलसिम के जनरल बॉडी ऑफ एयर में इनफर्नल गैस नहीं मिलता है, तब भी क्या बोलेंगे, डिग्री 1 गैसीमाइन बोलेंगे। यही छोड़ देते हैं, हम बोले ना 2 चीज देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक। दूसरा क्या बोलता है, आर बोलता है। आर में क्या बोलता है, या में यदि इनफर्नल गैस मिलता है, इनफर्नल गैस तो CH4 पैडम, यदि इनफर्नल गैस मिलता है तो उसका परसेंटेज जो होगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। और बोलता एंड, और क्या बोलता, 1 टन कोयला का मैं उत्पादन करता हूं तो गैस निकलने का दर, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफर्नल गैस, वो 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होगा। तो 3 ना बात हुआ जी, क्या क्या बोला। डिग्री 1 गैसी सिम मीन्स ए कोल सिम वेयर इनफर्नल गैस डज नॉट फाउंड इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर एट एनी प्लेस in its workings below ground, number 1, or when infernal gas is detected, the percentage of infernal gas does not exceed 0.1% and the rate of emission of infernal gas does not exceed 1 cubic meter per ton of coal produced। अब इसको हम छोटा सा बात में लिख देते हैं जो आप याद रखिएगा। क्या बोलता है, यदि गैस नहीं मिलता है, इनफर्नल गैस नहीं मिलता, तो भी वो डिग्री 1, वो जो कोलसिम उसको हम डिग्री 1 में ही कैटेगराइज करेंगे। तो काहे बोल दिया भाई, जब नहीं मिल रहा तो भी बोल दिया। अरे भैया कभी मिल जाए तो, कोलसिम है ना, कोलसिम में मीथेन, इनहेरेंट मीथेन होता है, हो सकता है कभी मिल जाए, इसलिए जो जहां जो जिसमें जो कोलसिम में गैस नहीं भी मिलता है उसको भी हम कैटेगराइज कर दिया डिग्री 1 गैसीमाइन में। कौन सा सिम बोला इसको, डिग्री 1, जिसमें गैस नहीं मिलता तो भी डिग्री 1 गैसीमाइन। क्या बोलता, एकदम प्योर अंग्रेजी में बोलेंगे, वेदर और नॉट इनफ्लेमेबल गैस इज एक्चुअली डिटेक्टेड इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर एट एनी प्लेस इन इट्स वर्किंग्स बिलो ग्राउंड। एक क्राइटेरिया हुआ, ये लिखने का जरूरत है बाबू। एक क्राइटेरिया क्या बोला, वेदर और नॉट, यस ऑल ऑफ वेदर, वेदर और नॉट इनफ्लेमेबल गैस, IG मतलब इनफ्लेमेबल गैस, इज एक्चुअली डिटेक्टेड, मतलब मिलता हो तो भी और ना मिलता हो तो भी। वो जो कोलसिम होगा जिसमें गैस मिलता है तो उसका आगे बता रहा है हिसाब, और नहीं मिलता है तो भी वो किस में है, वो डिग्री 1 गैस में। वेदर और नॉट इनफ्लेमेबल गैस इज एक्चुअली डिटेक्टेड, एक्चुअली डिटेक्टेड
डिटेक्ट मतलब मिलना, डिटेक्टेड in the general body of air, GBA, general body of air, at any place in its workings below ground, R बोलता है। एक ये क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है? परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस डज नॉट एक्सीड, क्या रखेगा? डज नॉट एक्सीड 0.1%, 0.1, क्योंकि पर्सन यहां लिखते थे, यहां लिखने की जरूरत नहीं। मतलब यदि गैस मिलता है तो 0.1% से ज्यादा नहीं होगा। एंड थर्ड क्राइटेरिया क्या बोलता है? थर्ड बोलता है रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। फर्स्ट क्लास में आता है बेटा, ये कैसे कैलकुलेट करता है रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस। हम बताए बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चे लोग को। रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस मतलब इनफ्लेमेबल गैस, ये डज नॉट एक्सीड 1 cubic meter पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। इतना बार लिख देने से आप समझ ना गए जी। 1 cubic meter पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड लिखा है, लिखे दूं क्या? कोल प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? यदि किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तो आप लिख दीजिएगा डिग्री 1 गैसी माइन, ऐसे कोलसिम को बोलते हैं जिसमें गैस मिले तो भी, ना मिले तो भी, और यदि मिल गया तो परसेंटेज जो है 0.1 से ज्यादा नहीं होगा। और इमिशन ऑफ गैस जो है वो 1 टन कोयला के उत्पादन पर 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होगा। नाट लगा है, ख्याल रखें, नॉट मोर देन। ठीक है। अब डिग्री 2 में आते हैं। इसमें कितना बोला? 2 ही क्राइटेरिया बोला। इसमें 3 न था, इसमें 2। इसमें क्या बोलता? परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। एक क्राइटेरिया क्या है? परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, IG मतलब इनफ्लेमेबल गैस, CH4 मीथेन, फाइडम। परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस ये मोर देन 0.1, कितना रहेगा? इनफ्लेमेबल गैस जो है 0.1% से ज्यादा मिलेगा। बट बोलता आर क्या बोलता? इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज तो 0.1 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि 0.1 तक तो क्या रहेगा आपका डिग्री 1, तो 0.1% से ज्यादा होगा। 0.1 बोल रहे, एक नहीं बोल रहे बाबू, एक नहीं बोल रहा हूं, 0.1, 0.1, ठीक है। 0.1% से ज्यादा है तो वो डिग्री 2 गैसी माइन में आ जाएगा। और क्या बोलता है इसमें? और एक क्राइटेरिया है कि 1 टन रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस में क्या बोला कि 1 टन कोयला के पीछे गैस का इमिशन रेट जो है मोर देन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस रहेगा, बट डज नॉट एक्सीड 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। समझ आए बाबू इतना? डिग्री 2 का क्राइटेरिया क्या बता डिफाइन करने का? इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 0.1 से ज्यादा होगा, एक। दूसरा बोलता है, दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है? आर में बोलता है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस जो होगा, या तो ये क्राइटेरिया होगा या ये होगा, दोनों में से कोई भी लागू हो जाए तो उसको हम डिग्री 2 में कैटेगराइज करेंगे। या तो गैस का परसेंटेज 0.1 से अधिक आ गया तो भी डिग्री 2 है, यदि वहां पे गैस कम आ रहा है लेकिन ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि 1 टन कोयला को हम निकालते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस मिलता है, लेकिन वो 1 क्यूबिक मीटर ज्यादा मिल रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ हो सकता है, लेकिन 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस से कम है। मतलब गैस का इमिशन रेट का यहां लिमिट कर दिया कि 10 क्यूबिक मीटर, 1 टन कोयला उत्पादन पर 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा यदि गैस इमिशन नहीं होगा तभी उसको डिग्री 2 बोलेंगे, और यदि 10 से ऊपर हो जाए तो उसको डिग्री 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री 3। डिग्री 3 का डेफिनेशन यही है। इसमें रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस कितना है? मोर देन 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। कोई दिक्कत है बाबू? कहीं पर भी यदि आ गया तो दिक्कत है? किसी टाइप का क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। आधा मिनट रुके, थोड़ा 1 गिलास पानी पीने दीजिए। बाबू देखो, एक रेगुलेशन 112 है डिप्लेरिंग का। मेरा CMR के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं,
ठीक है, क्या लिखा, बिफोर स्टार्टिंग डिपिलरिंग परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीजीएमएस, चेयरमैन, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL लिख दिया। ठीक है, पहले बात समझ लीजिए। अब मान लो ये वाला मैं हटा दूं, ये अब हटा देता हूं, ठीक है, और यहां लिख दिया RIM, यहां लिख दिया CIM। अब फंस जाइएगा, अब फंस जाइएगा। वो डीजीएमएस लिखा था, जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखल बच्चा है वो तो डीजीएमएस पे ट्रिक कर देगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो पावर नहीं है, कोल इंडिया चेयरमैन को वो पावर नहीं है, डिफरिंग का परमिशन देने का पावर है ऑफिशियल सब डीजीएमएस, जो डीजीएमएस के ऑफिशियल्स है उन्हीं को पावर है। और उसमें से भी डीजीएमएस तो कई तरीके का, डीजीएमएस के ऊपर 4 वीडियो भेजाओ, डीजीएमएस के ऊपर 4 वीडियो भेजाओ, कभी टाइम मिलता है तो डीजीएमएस का प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख लीजिएगा। तो डीजीएमएस के तो कई डेजिग्नेशन होते हैं, सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है चीफ इंस्पेक्टर माइंस, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वाले ढेर सारे रहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, डिप्टी और डिप्टी डीडीजी होता है, डिप्टी जनरल डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, डीडीएमएस होते हैं, और जो रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं RIM जिसको बोलते हैं, वो या तो डीडीजी रैंक या डीएमएस रैंक के रहते हैं, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, या डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी रैंक का अधिकारी होता है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इससे कम के नीचे का नहीं रहता, ठीक है, ओरिजिनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता है। तो कोई अब सबका काम ना बटा हुआ है, माइंस तो मैनेजर के अंडर में आता है, तो सब काम मैनेजर ही देखता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिकल देखने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, माइनिंग के चीज को देखने के लिए असिस्टेंट मैनेजर गवर्नमेंट माइनिंग सरदार है, एक्सकावेशन को देखने के लिए एक्सकावेशन इंजीनियर है, ठीक है, सब मैनेजर नहीं देखेगा। तो डीजीएमएस में तो ढेर सारा, तो सबके पास जाएगा क्या? सबके पास जाएगा, मतलब किसी के पास नहीं गए। तो पर्टिकुलर किसके पास हम डीजीएमएस के किस ऑफिशियल से हम परमिशन लेते हैं डिप्लेयरिंग का? वो लेते हैं रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का उसमें कोई रोल नहीं है कि आपका ये रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। जैसे हम लोग का कोडरमा रीजन है, तो हम कोडरमा रीजन में अप्लाई करते हैं, मेरा यदि अंडरग्राउंड माइंस है तो कोडरमा रीजन में करेंगे, ठीक है। नागपुर के आसपास वाला, नागपुर में 2 रीजन है, नागपुर 1 नागपुर 2 है, डिवीजन 1 डिवीजन 2 है। तो जो डिवीजन 1 के अंतर्गत आने वाली माइंस डिवीजन 1 में करेगी नागपुर में, डिवीजन 2 में आने वाली माइंस डिवीजन 2 में करेगा। आपका धनबाद का जो जोन है, डीजीएमएस का हेड ऑफिस धनबाद है, वहां रीजनल ऑफिस भी है और सब रीजनल ऑफिस भी है, ठीक है। ये मत सोचिएगा सब कि बड़का वाला ही डीजीएमएस है, वो तो एक ही है। उसके अलावा जो रीजनल ऑफिस भी है वहां पे, और सब रीजनल ऑफिस भी है, उसी बिल्डिंग में है, ठीक है। सबका अपना अपना दायरा है, सब अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो डिप्लेयरिंग का परमिशन किससे लेना होता है? हमको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का डिप्लेयरिंग के परमिशन से कोई लेन देन नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई काम नहीं, चीफ इंस्पेक्टर कोई काम नहीं, किसका? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का। जो पहला में ऑप्शन लिखा था डीएम, डीजीएमएस, कोल इंडिया चेयरमैन, तो उसमें अब आपको भेद कर दिया, डीजीएमएस बोलते हैं। डीजीएमएस मतलब क्या? सभी डीजीएमएस है, तो डीजीएमएस में आपका रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस भी ना आता है, इसलिए उस जो ऑप्शन थे उसमें डीजीएमएस सही था, लेकिन एक्यूरेट सही आंसर क्या है? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, RIM, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है। और डिप्लेयरिंग में 1-2 बात ध्यान रख लीजिए। आप जब पैनल को डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, हम जब डिप्लेयरिंग स्टार्ट किए, एकदम स्टार्ट कर रहे, तब आपको 4 पिलर तक स्प्लिटिंग का परमिशन है। कितना पिलर कर सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा 4 पिलर। लेकिन जब आप एक बार डिप्लेयरिंग स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप 2 पिलर से ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं कर सकते।
समझ आए? देख लीजिएगा। अब डेंजर जोन इन ओपन कास्ट माइन हमारे टाइम पे अलग था बाबू, हम बार बार वीडियो में बोल रहे हैं, उस जमाने का मत पढ़िएगा, गड़बड़ा जाएगा पूरा। हमारे टाइम पे डेंजर जोन 300 मीटर का रेडियस डिस्टेंस था, अब 300 मीटर नहीं है, अब 500 मीटर हो गया। अभी 500 मीटर नहीं है, जो ब्लास्टिंग प्लेस है उसके 500 मीटर का रेडियस, 500 मीटर का रेडियस, ये मेरा ब्लास्टिंग प्लेस है। तो ये 500 मीटर, 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 इनको मिला देते ऐसा सर्कल बन जाएगा, बनेगा ना जी। तो ये ब्लास्टिंग प्लेस के 500 मीटर का जो रेडियस होगा, ये सब एरिया जो होगा, इट इज कॉल्ड डेंजर जोन। तो ओपन कास्ट में डेंजर जोन कितना होता है? 500 मीटर का रेडियस, कहां से? ब्लास्टिंग प्लेस से, ठीक है। अब कभी कभी हम एक दिन आपको ओरेड बताए थे, ओरेड बताए थे ना, वैसे ये फार्म फोर्थ है, फार्म फोर्थ भी फार्म फोर्थ सी है। ये नोटिस ऑफ एक्सीडेंट या डेंजरस ऑकरेंस के लिए, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस, डेंजरस ऑकरेंस का नोटिस देने के लिए और एक्सीडेंट का नोटिस देने के लिए आपको कुछ फॉर्म्स दिए हैं। वो है फॉर्म फोर्थ ए जो है, ये दोनों के लिए। फॉर्म फोर्थ भी अलग चीज है, लेकिन ये सब रेगुलेशन 8 का ही चीज है, ठीक है। हम बता रहे क्या बता रहे थे? ओरेड एक और फॉर्म्स बताए थे, और मेरा सीएमआर के प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस है फॉर्म्स ऑफ सीएमआर करके, ओरेड भी बताए थे। ओपनिंग ऐसा इसके नीचे लिखना बोलता कि ओरेड लिख दीजिए, 1A 1B 1C 1D लिख देना, ऐसा बोला था, बताया था। ओरेड मतलब ओपनिंग ऑफ द माइन का नोटिस 1A में जाएगा। किस में जाएगा? 1A में, रेगुलेशन 3 के तहत और सेक्शन 16 के तहत, अंडर द रेगुलेशन 3 एंड सेक्शन 16 ऑफ द माइन एक्ट 1952। कोई भी माइन को चालू करने के पहले 30 दिन पहले हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कंट्रोलर आईबीएम को और आपका चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस देते हैं। फॉर्म 1A में टाइम देंगे, फॉर्म 1 में ओपनिंग का नोटिस जो है, ओपनिंग ऑफ माइन का 1A में देते, रीओपनिंग का नोटिस 1B में देते, अबंडनमेंट और क्लोजर का 1C में देते नोटिस, और डिसकंटिन्यूस करना है वर्किंग को तो 1D में नोटिस देते। वैसे ये फॉर्म फोर्थ है, 4B 4C है, और एक फॉर्म फिफ्थ भी बताए थे एक दिन, फॉर्म फिफ्थ बताए थे नोटिस ऑफ डिजीज, शायद अभी 2-4 दिन पहले वीडियो भेजा हो, नोटिस ऑफ डिजीज फॉर्म फिफ्थ भेजते 5 आदमी को भेजते, ऐसा बताए थे। नोटिस ऑफ डिजीज फॉर्म फिफ्थ में 5 आदमी को ऐसा बताए थे, नाम भी लिखाए थे, ठीक है, छोड़िए उसको बता दिया है, ठीक है। और एक रूल फॉर्म 3 है, वो एनुअल रिटर्न है। फॉर्म 3 का क्या है? एनुअल रिटर्न का फॉर्म है, ठीक है। तो 1B कंप्लीट हो गया, 1A 1B 1C 1D तो बता दिया ओरेड में, कैसे याद रखना है, ओरेड लिख के कर दीजिए। फोर्थ वाला हो गया, 3 का बता ही दिया कि एनुअल रिटर्न जाता है फॉर्म 3 में। और क्या बचा फिर? फॉर्म 2 बचा है, तो उसके लिए बताएंगे नमो एक दिन, ठीक है, आने दीजिए टाइम। वे 4th A में क्या जाता है, 4th B में क्या जाता है, 4th C क्या जाता है, सब रेगुलेशन 8 के तहत, रेगुलेशन 8 के तहत दी जाने वाली नोटिस है। रेगुलेशन 8 नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस का हम किसी दिन वीडियो लेंगे, अभी छोटा सा में देख लीजिए, मान लो कभी स्किप हो गया तो देख लीजिए। यदि कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाए या सीरियस बॉडली इंजरी हो जाए या कोई डेंजरस ऑकरेंस हो जाए तो ओनर एजेंट या मैनेजर तत्काल मतलब तत्काल रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को इसकी सूचना देंगे, ठीक है। और ऐसी घटना के 24 घंटा के अंदर में, फेटल एक्सीडेंट मतलब कोई आदमी मर गया, सीरियस बॉडली इंजरी हो गया या डेंजरस ऑकरेंस हुआ, तो उसके 24 घंटे के अंदर में, ये जो घटना हम बताए उसके 24 घंटा के अंदर में, विद इन 24 आवर्स, कितने में? विद इन 24 आवर्स
ओनर, एजेंट या मैनेजर फॉर्म 4A में नोटिस भेजेंगे। क्या करेंगे? फॉर्म 4A में नोटिस भेजेंगे। किसको किसको भेजेंगे? फॉर्म 4A में 24 घंटे के किसको किसको नोटिस भेजेंगे? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, क्योंकि रीजन में है तो उसके मालिक को भेजना होगा। चीफ इंस्पेक्टर तो बड़का चीज हो गया। हमारे रीजन का मालिक कौन है? डीजीएमएस में रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, कलेक्टर साहब को भेजेंगे। और यदि ये तो भेजे है 3 को, ये जो हम चौथा नाम बता रहे हैं इसको तभी भेजेंगे नोटिस यदि किसी व्यक्ति की जान चली गई, डेथ हो गया है, हम लोग को छोड़ के चला गया है, तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा। यदि कोई आदमी मर जाता है तो उसको कंपेंसेशन मिलता है, तो उसके कंपेंसेशन के पेमेंट के लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिस देंगे। ठीक है, डेंजरस ऑकरेंस हुआ तो इनको नहीं देंगे, इनको भी जिनका नाम नहीं बताए हैं उनको नहीं देंगे। ठीक है, कब देंगे इनको? यदि किसी आदमी की जान चली गई, कोई आदमी मर गया है, तो उसको एक्सीडेंट होकर कोई आदमी मरता है तो उसको कंपेंसेशन मिलता है। तो वो कंपेंसेशन के पेमेंट के लिए लॉस ऑफ लाइफ, वर्ड आपको रेगुलेशन पढ़ते, लॉस ऑफ लाइफ मतलब क्या? जिंदगी की खात्मा, खत्म हो जाए मतलब क्या? मर गया। ठीक है, तो किसको देंगे? एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, दैट मीन्स डेथ हो गया। ठीक, ये हो गया 4A के बारे में। 4B में क्या होता है? अभी हम क्या बताए कि कोई आदमी मर सकता है, कोई को मार चोट लग सकता है, सीरियस बॉडी इंजरी हुआ है या डेथ हो गया, तो उसका पर्टिकुलर्स भेजना होता है। फलाना आदमी था, उसको ये हुआ, ये नहीं हुआ। ठीक है, क्या बोले? एक मिनट, हाँ देखो 4th B में क्या रहेगा? पर्टिकुलर्स ऑफ डिसीज्ड और इंजर्ड पर्सन टू बी सबमिटेड विद इन 7 days। जब कोई आदमी मर गया या किसी को मारचोट लगा है तो उसका पर्टिकुलर पूरा डिटेल लिखा रहेगा और 7 दिन के अंदर में उसको भेजना होगा। फॉर्म 4C क्या है? ये 4th C जो है, 4th C में कोई आदमी को मार लगा, इंजरी हुआ, ठीक है, और वो ड्यूटी पे लौट गया, तो जब ड्यूटी पे लौट गया तो उसका सारा पर्टिकुलर लिख करके वो जब ड्यूटी पे लौटा उसके विद इन 15 days में, ये 7 days में फॉर्म 4B क्या रखेगा? 7 days में। फॉर्म 4C विद इन 15 days है। कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाबू। और ये क्या है कि कोई आदमी रिटर्निंग टू द ड्यूटी ऑफ द इंजर्ड पर्सन का पर्टिकुलर रहेगा फॉर्म 4C में। ठीक है, फॉर्म 4B में जो रहेगा, जो मर गया या जो इंजर्ड हुआ उसका पर्टिकुलर रहेगा और वो 7 दिन में भेजा जाएगा। ठीक है, 4th A के बारे में बताई दिया, C के बारे में बताई दिया, हो गया। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसको अभी बंद कर देते, दूसरा वीडियो में बाकी चीज देखेंगे।